आओ देखिए, एक्सरसाइज 4.2 देखो, स्टार्टिंग में अपनी जो निकली हुई है वो इसके अंदर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी पहले समझते हैं और उनका प्रूफ करते हैं। देखिए, आपने डिटर्मिनेंट के बारे में ये तो पढ़ा है ना, डिटर्मिनेंट है क्या? एक नंबर होता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में दिन रात का फर्क है। जैसे मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक बार बताओ, सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग उस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रीज़न है कि डिटर्मिनेंट में इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई गई है, उनका रीज़न क्या है, किस लिए बनाई गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितने भी आपने डिटर्मिनेंट किए हैं उनको एक्सपेंड किया है। आप मुझे एक बात बताइए, जब उनको एक्सपेंड करते हो तो जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उससे एक्सपेंड करना ईजी रहता है, नहीं रहता? ईजी रहता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी अब हम करने जा रहे हैं ना, इसमें मेरा पहला जो काम रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ जीरोज इन प्रॉपर्टी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे। जितने नंबर ऑफ जीरो एक रो या कॉलम में आ गए, मैक्सिमम 2 आ गए, 3 आते तो 0 हो जाएगा, वो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 2 भी आ गए तो वो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, dt यूज करूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म डिटर्मिनेंट के लिए, रिमेन अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे आपस में। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से क्या आता है मेरा, उसे क्या बोलते हैं उस मैट्रिक्स को? और एक मैट्रिक्स है, सोचिए, हाँ, ट्रांसपोज। यानी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या रहता है? सेम रहता है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है आपकी कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसका जनरल प्रूफ भी दे रखा है। जनरल मतलब AI A2 A3 करके, और जस्ट इस प्रॉपर्टी के आगे देखिए आपको एक एग्जांपल मिलेगा। प्रॉपर्टी 1 के आगे एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक। मैं इस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करता हूं, लिख भी रखा है इन्होंने, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 फॉर दिस। आइए एग्जांपल 6 देखिएगा। ये जनरल भी प्रूव कर सकते हो, बट यहां पे आपको इतनी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। देखिए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट ये निकाल रहे हैं हम, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये कोई मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट है। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड बताइए आपके अकॉर्डिंग किससे एक्सपेंड करना इजी रहेगा? सेकंड रो या सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंड बाय C2, मैं C2 से एक्सपेंड कर रहा हूं। अच्छा, पोजीशन साइन पता है सभी को? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस, ये इनके पोजीशन साइन है। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, डेल्टा की वैल्यू देखिए जो डिटर्मिनेंट है C2 से -3, इसका पहले पोजीशन साइन जो कि माइनस है, फिर आएगा -3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दीजिए और कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 6, 4 यहां पे 1 -1, तो 6 7 जा -42 माइनस ऑफ 4 1 जा 4, नेक्स्ट 0 और पोजीशन साइन इसका प्लस है, 0 इंटू में 0 इंटू में ये छोड़ दीजिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, आपका आएगा 7 2 जा -14 माइनस ऑफ 5 1 जा 5, नेक्स्ट नेगेटिव पोजीशन साइन नेगेटिव और 5 बाहर 5 है। तो देखिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 4 2 जा 8 माइनस 5 6 जा 30, क्लियर है। तो यहां से कितना हो गया मेरा डेल्टा की वैल्यू 3 -46 प्लस 0 -5 माइनस का 22 डेल्टा माइनस 18 138 प्लस 1 110, कितना है आप लोगों का डेल्टा माइनस का 28। अभी ये मेरा डिटर्मिनेंट निकल गया इसका। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा 1 लिया मैंने, डेल्टा 1 में मैंने कर दिया ये जो मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज का लेने जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फर्स्ट रो को क्या बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को क्या बना दीजिए सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, इस बार एक्सपेंड जो करेंगे हम कहां से, मर्जी है आपकी, यहीं से कर लेते हैं C2 से ही, एक्सपेंड बाय C2। अब C2 से एक्सपेंड कीजिएगा, डेल्टा 1 6, पोजीशन साइन नेगेटिव है तो -6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस का 21 माइनस ऑफ 25 प्लस 0, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दिया, दिस ये और ये 7 2 जा -14 और माइनस का 5, और लास्ट है पोजीशन साइन माइनस, पोजीशन साइन माइनस है और माइनस का 4 C2 से, ये है लास्ट। रो और कॉलम छोड़ दिए, 5 2 जा 10 माइनस ऑफ -3, सो यहां से मुझे मिलने वाला है -6, यहां से आ गया -4, यहां 0 -4 इंटू 13, -52। तो देखिएगा यहां से कितना बचेगा 26 और 2 28 माइनस का 28, क्लियर है। तो यहां से आपने क्या देख लिया कि जो डेल्टा है वो डेल्टा 1 के इक्वल आ गया, ठीक। और रियल में अगर डेल्टा को मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेट करता हूं मैं कि डेल्टा मेरा अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो ये डेल्टा 1 जो है मेरा ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एग्जांपल 6 के साथ वेरीफाई हो रही है मेरी, क्या कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए तो क्या होगा, आप दोनों की वैल्यू उसकी सेम आएगी। तो डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। नोट देखिए, इसमें एक नोट था ना ऊपर, नोट इफ ith row and ith column then for interchange of row and column we symbolically represent। देखिए सिंबल से कैसे दिखाएंगे
अगर मुझे ये नोट में है कि सी आई और जे रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर रहे हो तो ith रो और ith कॉलम को चेंज कर रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर बस यही था। ऊपर रिमार्क में क्या दे रखा है, रिमार्क में ट्रांसपोज बता रखा है कि यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रिमार्क देखिए ऊपर जो ये नोट से ऊपर लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल 6 भी हो गया। चलिए प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आप। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और a column of a determinant are interchanged then the sign of determinant change। अभी क्या हुआ था, तीनों रो को तीनों कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज लिया था। अब दो रो आपस में अगर चेंज हो जाए और दो कॉलम आपस में चेंज हो जाए तो डिटर्मिनेंट में टोटल में माइनस का फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे। सेकंड पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इफ any two rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant change, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। वो भी जनरल वेरिफिकेशन है, जनरल लेके हम कोई एग्जांपल से ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल 7 जो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करेगा। हर एक प्रॉपर्टी पे एक एग्जांपल है कि आपके पास डिटर्मिनेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 एंड -7। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल जो दे रखा है, कुछ नहीं करना हमने, पहले इसे देखिए। एक्सपेंड लिख दीजिए। एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, एक्सपेंड बाय C2 से ही कर दे, C2 से। ये वही है पिछला क्वेश्चन ही, स्टेटमेंट भी सेम है शायद जो अभी अभी की थी। हाँ, एक्सपेंड बाय C2, मैं C2 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये आएगा पोजीशन साइन माइनस ऑफ -3 दिस -42 -4 प्लस 0 इंटू में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देना। और लास्ट का पोजीशन साइन -5 था, दिस 8 -30। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 3 इंटू में माइनस का 46 -5 -22। ठीक, माइनस 138 प्लस 110, तो डेल्टा आ गया यहाँ से माइनस का 28। ये तो फर्स्ट केस था। अब आपने क्या करना है, सुनिए, रो को कॉलम में चेंज नहीं करना या कॉलम को रो में चेंज नहीं करना, दो रो की पोजीशन आपस में चेंज कर देनी है या दो कॉलम की पोजीशन आपस में चेंज कर देनी है, जो भी आप इंटरचेंज करना चाह रहे हो। आप कॉलम में देखिए C1 को C2 में चेंज कर सकते हो या C2 को C3 में। तो मैं यहां पर एक ऑपरेशन लगाता हूं, नाउ C1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का सिंबल है C2, कॉलम या कोई दो रो को एक बार जब चेंज करोगे ना तो एक माइनस का फर्क पड़ता है। अगर दो बार चेंज कर दिया तो माइनस माइनस, दो बार माइनस का फर्क पड़ेगा वो प्लस हो जाएगा। कैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। ये अब डेल्टा 1 लिख दीजिए इसे। मैंने C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया पहले,
C2 पहले ले आइए, -3 0 5 2 6 1 5 4 -7। मैंने C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया और इस चेन से अब चलते हैं डेल्टा 1 निकालने। देखिएगा, एक्सपेंड कर दो, मैं लिख देता हूं एक्सपेंड बाय किससे, रो 2 से कर देते हैं। चलो एक्सपेंड बाय रो 2 से डेल्टा 1 0 इंटू में, इसका साइन नेगेटिव है लेकिन 0 इंटू में मैं नहीं लिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का पोजीशन साइन प्लस है, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 21 माइनस 25, ठीक है। 4 पोजीशन साइन माइनस एलिमेंट एज इट इज 4, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिए, -3 -10। सो वी गेट, यहां से हमें मिलेगा 0, 6 इंटू में माइनस का 4 एंड माइनस का 4 इंटू में माइनस का 13। सो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू -24 प्लस 52, वी गेट 28। तो यहाँ से मुझे देखिए रिजल्ट जो मिला है मेरा वो क्या हो गया है कि जो डेल्टा है वो माइनस ऑफ डेल्टा 1 है। डेल्टा 1 28 है और डेल्टा कितना है, माइनस ऑफ 28, यानी माइनस ऑफ डेल्टा 1। आपने किया क्या था, आपने सिर्फ 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया था। इसी तरह से आप 2 रो को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो भी सेम चीज आएगी। यानी R1 R2 को आपस में चेंज कर दो, लिख देना कौन कौन सी चेंज कर रहे हो। अगर एक चेंज और कर देता हूं मैं इसमें, C1 C2 में चेंज कर दिया और नाउ एक चेंज और देते हैं, C2 C3 में कर देते हैं, फिर से एक माइनस आ जाएगा और तो ओरिजिनल वापस नहीं बन जाएगा। C2 C3 उसके ऊपर वाली की होगी या ये चेंज करने के बाद जो है उसकी होगी? नहीं, अगर इसकी करता है तो इसके आंसर में माइनस चेंज आएगा, उसकी करेगा तो उसके आंसर में माइनस चेंज आएगा। लेकिन एक ही में अगर मैं 2 बार चेंज कर देता हूं तो माइनस माइनस सेम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप 2 चेंज बनाते हो कि C1 को C2 में कर दिया, फिर C2 को C3 में कर दिया, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो ओरिजिनल का आना था। समझ रहे हैं ना आप, कि कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर दो या 2 कॉलम इंटरचेंज कर दो, ठीक है, वो चीज सेम रहेगी आपकी। तो एग्जाम्पल 7 हो गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर नोट पढ़ लीजिए। नोट में सिर्फ यही दे रखा है इंटरचेंज कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो। वी कैन डिनोट द इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड इंटरचेंज ऑफ कॉलम बाय दिस, यानी कि C1 इसका दिखा देता हूं मैं, CI इंटरचेंज CJ, और R में दिखाना हो तो RI इंटरचेंज RJ। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्या कह रही है, थर्ड है इफ एनी 2 रो और अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देन डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या है, इफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर identical, then value of determinant is 0, ठीक। एग्जाम्पल 8 इसकी वेरिफिकेशन है, देख लीजिए। थ्री टू 3 2 2 3 3 2 3। यहां से आप क्या देख सकते हैं, रो 1 और रो 3 क्या है,
रो 1 और रो 3 दोनों क्या हैं, सेम है। अच्छा, मैं इसका पिछली एक बार थ्योरम से भी प्रूफ कर सकता हूं, देखना, देखो जरा, अगर इसको, ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, सोचिए इसमें ए बी सी है और यहां भी ए बी सी है और पी क्यू आर एलिमेंट है, ठीक। पिछली प्रॉपर्टी क्या की थी अभी अभी हमने, बताइए। अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, अब ये देखिए डेल्टा 1 दे दिया मैंने इसको नाम, अब मैंने इंटरचेंज कर दिया C1 इंटरचेंज C2, करना, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये डेल्टा 2 मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा 2 हो गया, ठीक। यहां से क्या हो गया, हाँ, ए बी सी और ए बी सी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए डेल्टा 1 चेंज करने के बाद माइनस ऑफ डेल्टा 2 के इक्वल होगा। अगर देखा जाए कि डेल्टा 1 है, अगर एक बार इंटरचेंज कर दिया आपने दो कॉलम को आपस में, तो उसका नेगेटिव आएगा आंसर जो आने, ठीक, इसका नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इनकी शक्ल देखो, सेम है नहीं है, इस केस में तो सेम ही हो गया बिल्कुल, तो डेल्टा 1 और इसको भी माइनस ऑफ डेल्टा 1 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है मेरे, दोनों सेम है, एबीसी 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 पी क्यू आर सेम है, तो इसको डेल्टा 2 को डेल्टा 1 लिख सकते हो। ये इधर आएगा डबल ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर दो रो या दो कॉलम सेम है तो उनके डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, 0। ठीक है, कैसे, लेकिन प्रॉपर्टी तो कहती है ना, आपने जो इंटरचेंज किया है सेम, मान लिया दिखने में नहीं दिखेगा कि वो हमने कुछ चेंज कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अगर चेंज करें तो माइनस आना चाहिए ना, वो तो पिछली प्रॉपर्टी कह रही है, तो माइनस आएगा तो उसको, यानी इट मींस उसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये पिछली से कर सकते हो। एग्जाम्पल 8 से मैं इसको वेरीफाई करूंगा। चलिए एग्जाम्पल 8 देखिएगा, किससे एक्सपेंड करें, 0 तो है ही नहीं कोई, किसी से भी R1 से चलते हैं, जब कुछ भी ना होना तो पहली रो से कर दिया करो, ठीक है। एक्सपेंड बाय R1 कीजिएगा, पोजीशन साइन 3 का प्लस होता है, ये गया और ये गया, 3 to 6 माइनस 6, 2 का पोजीशन साइन -2, दिस और दिस, 3 to 6, 3 3 9, 6 minus 9, नेक्स्ट पोजीशन साइन +3, ये गया और ये गया, 2 2 4 -6, सो 3 into 0 -2 into -3 प्लस 3 into में माइनस का 2, 0 + 6 - 6 वी गेट डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपकी दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, क्या कह रही है। फोर्थ देखिएगा क्या कह रहे हैं, इफ each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k,
constant k, then its value get multiplied by k. यहां से सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि उसने ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में भी पड़ी हुई है, लेकिन मैट्रिक्स में जब भी किसी एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सारे एलिमेंट होते हैं ना। यहां क्या है, अगर किसी रो या कॉलम को डिटरमिनेंट की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए कैसे, ये 8th एग्जांपल हमने कर लिया था ना। देखिए देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, इसका थोड़ा सा एक बार जनरल 4th प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे पास a एक डिटरमिनेंट है जिसके अंदर मेरे एलिमेंट है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ठीक, एक डिटरमिनेंट है, मैंने क्या किया, इसके एक रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? k से, यानी कि r1 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने कोई k r1। देखना आप, एंड तो यहां से मेरे को B मैट्रिक्स मिला और B डिटरमिनेंट, इस पे मैंने ये लगा दिया कि सभी एलिमेंट को, सिर्फ R1 के जो एलिमेंट थे उनको मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, मुझे दिखाना है A और B के जो डिटरमिनेंट में आंसर में फर्क होगा ना, वो B का डिटरमिनेंट है ना, K टाइम A के डिटरमिनेंट से हो जाएगा। और मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे। अगर किसी एक एलिमेंट से मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं तो 9 के 9 एलिमेंट अगर 3 बाई 3 के तो वो मल्टीप्लाई होंगे। डिटरमिनेंट में क्या हो रहा है, किसी एक रो या कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो डिटरमिनेंट का आंसर उतने टाइम हो जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं हम, पहले तो जनरल में देखेंगे फिर कोई क्वेश्चन करेंगे। A का डिटरमिनेंट सोचिए आप, क्या आएगा आपके पास, एक्सपेंड कीजिए R1 से A1, तो ये क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस का B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस का C1, पोजीशन साइन प्लस है तो A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, ये चीज है। अब B का डिटरमिनेंट, ये A का डिटरमिनेंट था B, इसको ऐसे लिख दीजिए। B का करोगे, एक्सपेंड कर रहा हूं मैं किससे, R1 से, तो सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ पहला एलिमेंट A की जगह क्या हो जाएगा, K ऑफ A1, अंदर वाला सेम, माइनस सेकेंड एलिमेंट B की जगह क्या हो जाएगा, K B1, और थर्ड वाला C की जगह अगर मैं इसमें से K कॉमन ले लूं तो अंदर जो बचेगा वो तो सेम यही हो जाएगा। अगर सिर्फ K कॉमन ले लिया जाए तो अंदर जो बचा वो तो A का डिटरमिनेंट ही हो गया। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स को K या किसी कांस्टेंट, किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से किसी भी रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसके आंसर में उतने टाइम ही फर्क पड़ जाएगा। जो मैट्रिक्स का सिंपल मैट्रिक्स का आंसर आना था उसको K से मल्टीप्लाई करवा दो, वो उसका आंसर आएगा जब आपने किसी रो या कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करवाया होगा। इस पे एक दो चीज देखना, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो इसने बोल रखे हैं। क्या कह रहा है रिमार्क, एक बार देखिए इसका रिमोट का।
रिमार्क में कह रहा है बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो सकता है, हम किसी भी रो या कॉलम से एक एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट के आंसर में सिर्फ वही फर्क पड़ेगा। जैसे ये k है, ठीक, इसके डिटर्मिनेंट में क्या होगा, k से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक, इसमें ये लिखा हुआ है 8, 16, 20, ठीक है, ये हो गया 3, 2, 1, 5, 6, 7, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब बाई चांस मुझे ये डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ा लग रहा है और छोटे में सोल्व करना है, तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि आप किसी भी रो या कॉलम से एक एलिमेंट को कॉमन ले सकते हो। यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, टेक 4 कॉमन फ्रॉम R1, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 3, 2, 1, 5, 6 और 7 ले सकते, नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा उसको 4 टाइम कर दोगे, वही आएगा जो इसका आंसर आना था। यही कह रही है ये चीज, समझ आ गया, ठीक है। तो इसी के ऊपर एग्जाम्पल है मेरा। और सेकंड क्या कह रहा है रिमार्क में, सेकंड चीज देखिए, इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज 0। ये देखिए, इसी में समझाता हूं मैं रिमार्क का सेकंड पॉइंट। सेकंड में क्या कह रहा है कि ए आपका ये है भाई 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 27। इसने कहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर, सेकंड रिमार्क कह रहा है, आप लोगों की कोई रो या कोई भी कॉलम किसी दूसरी रो या दूसरी कॉलम के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब उसका मल्टीपल है। देखिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो 9, इसको 9 से कराएंगे तो 18, इसको 9 से कराएंगे तो 27। अगर ऐसा है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। रीजन बता सकते हो क्यों? हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहले ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी अभी पीछे लगाई थी, क्या, टेक कॉमन 9 फ्रॉम C3 से 9 कॉमन लीजिएगा। ये 1, 2, 3, यहां तो 9 आ जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ये 6, 7, 8, 1, 2, 3। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगा दीजिए, एक पढ़ी थी ना हमने कि कौन सी थी, थर्ड, कि 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो 9 इंटू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 रो या 2 कॉलम अगर कोरस्पॉन्डिंग आपके प्रोपोर्शनल है तो भी 0, ठीक है, और अगर सेम है तो भी 0 होंगे, और प्रोपोर्शनल है तो भी 0 होगा। कॉमन लेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक कॉमन आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट पे, उतने ही टाइम वो हो जाएगा। इज इट क्लियर? रिमार्क के बाद है मेरा एग्जाम्पल 9 जो इसी प्रॉपर्टी पे है। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहे हैं, इवेल्युएट, मैं इसे कोई ए डिटर्मिनेंट का लेट कर लेते हैं, लेट दिस बी ए 102 18 36 1 3 4 और 17 3 और 6, ठीक है। यहां से देखिए प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ, अगर इसके अंदर हम पहले R1 को थोड़ा लिख देते, 6 इंटू
17, 6 3 जा 18, 6 into 6 36, 1 3 4, 17 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं रो 1 से 6 कॉमन ले लेता हूं तो देखना, टेक 6 कॉमन फ्रॉम R1, R1 से कॉमन ले लिया तो बाहर लिख दीजिए। ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच क्या जाएगा, 17 3 6, 1 3 4 और 17 3 6। सो इनटू में 0, रीजन क्या लिखोगे, हाँ क्योंकि कॉलम R1 इज इक्वल्स टू R3। प्रॉपर्टी कंप्लीट लिखनी पड़ेगी कि 2 रो आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। 2 रो आपकी सेम हो चुकी हैं, R1 और R3, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से इफ 2 रो और ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्लियर है? ठीक है, ये छोटे छोटे एमसीक्यू में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, एमसीक्यू आ गया, आइडेंटिकल दे दिया, वो 1 मिनट का इतना कंफ्यूजन दे देंगे, लेकिन कॉमन आते ही क्या होगा, 1 मिनट में आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी फिफ्थ कह रही है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। ओके, प्रॉपर्टी है कितनी टोटल, 6 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ फिफ्थ एडजस्ट करवा देंगे हम। क्या कह रहे हैं, इफ sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms then determinant can be expressed as the sum of टू और मोर डिटर्मिनेंट। देखिए प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है, ये कह रही है कि अगर आपका कोई डिटर्मिनेंट है, उसके किसी भी रो के एलिमेंट 2 के सम में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं 8 और ये 12 और ये हो गया 15। ठीक है, 3 2 1 6 0 8, ये है, ये कोई डिटर्मिनेंट है आपका। मैंने इसी डिटर्मिनेंट को यूं लिख दिया और इसकी जो फर्स्ट रो है उसको लिखा मैंने 4 + 4, 6 + 2, 5 + 10, सॉरी 6 + 6, 3 2 1 6 0 8 लिख दिया। तो इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट में आप क्या ले लेना, फर्स्ट की जो रो लोगे 1 डिटर्मिनेंट प्लस 2 डिटर्मिनेंट। सेकंड, फर्स्ट में इसका ये दोनों तो सेम रहेंगे, इनको चेंज नहीं करना। 3 2 1 6 0 8
321608। ठीक है, एक बारी में एक ही रो ब्रेक होगी। जैसे इसमें 4 6 5, पहले 4 6 और 5, और सेकंड में 4 6 10, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा इसका डिटरमिनेंट जो आएगा, इन दोनों का जो डिटरमिनेंट आएगा। ठीक, अभी इसी में मैं एक और एग्जांपल से कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। ये तो चीज़ समझ आ गई। अब मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, देखना ये चीज़ क्लियर है ना। वो क्या है, उसके सभी एलिमेंट्स आपके दो टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट है। मेरे पास ए एक डिटरमिनेंट है, ये देखिए, इसको लिख रहा हूं मैं a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस वी के प्लस एम एन प्लस एल या टी प्लस डब्ल्यू। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसी प्रॉपर्टी से अगर आप ब्रेक करना चाहो इसको, कितने डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो, मुझे ये बताइए। अगर इसको ब्रेक करना चाहो, एक बारी में एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट ही ब्रेक होंगे। 6। दोबारा सोच लो। तो प्लस हो जाएंगे, तो कितनी बारी कर दो? नहीं, कितनी बारी बताओ ना, इसको कितनी बार कर सकते हैं? जैसे a प्लस बी ए रहेगा, प्लस हो गए, फिर उसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 2 प्लस, देखो मैं बताता हूँ, उसको a प्लस बी, ए को ब्रेक थोड़ी ना करेगा, अल्फाबेट तो ब्रेक नहीं होगा ना, वो तो डिजिट्स को तो कितना ही कर सकते हो। यहाँ इसीलिए तो मैंने अल्फाबेट में क्वेश्चन लिया, वरना तो यहाँ भी नंबर लिख देता मैं। पहले इसको 2 में करते हैं, R1 को देखिएगा, 12 होंगे सर, कॉलम भी। सोच लो, दोबारा सोच लो। नहीं, एक बारी इसको रिप्रेजेंट, वो कॉलम का तो अलग मेथड हो गया ना। ये देखो, सबसे पहले इसके रो को ए सी ई पहले वाले, बी डी एफ ये सेकंड वाले कर दिए फर्स्ट रो, बाकी दोनों सेम रहेंगे। बाकी दोनों में इस बारी में चेंज नहीं कर सकते। जेड प्लस बी 18 नहीं होगा हिमानी, तुक्का था। एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस बी के प्लस एम एन प्लस एन टी प्लस डब्ल्यू। ठीक, ये अब इसे ब्रेक करते हैं सेकंड रो के लिए। तो ये ब्रेक होगा 2 में और ये भी ब्रेक होगा 2 में। अब ये देखना, ये तो क्या आ गया, ए सी ई प्लस ए सी ई। तो इसमें एक्स वाई जेड पहले और इसमें दूसरे वाई जेड वी, और इसमें थर्ड चेंज नहीं होगा, एक बारी में एक ही टी प्लस डब्ल्यू। यहाँ भी के एम एन एल टी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब भी अंदाजा नहीं आया? अब तो अंदाजा लगना चाहिए। एक आंसर ठीक आ रहा है आप लोगों में से, 16 का। पहले तुषार ने जो बोला था वो ठीक था। सोच, 8 बोला तो था, इसलिए 8 एक ही ने बोला है ना, वो तो लास्ट में बच जाएंगे। वो कितने एक्सप्रेस किए जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से देखो ना, यहां पे इसका क्या आ जाएगा, बी डी एफ। तो इसके क्या आ जाएंगे, एक्स वाई जेड और इसके वाई जेड वी, के प्लस एम एन प्लस एल टी प्लस डब्ल्यू, के प्लस एम एन प्लस एल
टी प्लस डब्ल्यू। अब दो इसके, दो इसके, दो इसके और दो इसके, समझ रहे? तो दो इसके, फॉर्मूला सोचना पड़ता है, बस मैक्सिमम यही है। मैक्सिमम तो ऐसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, ऐसे तो मैं इसको और तोड़ सकता हूं, बताऊं कैसे? अगर इसको भी ब्रेक करो, प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, सी प्लस जीरो, ई प्लस जीरो, तो एक के जीरो जीरो रख दो, वो तो फिर एक रो या कॉलम के एलिमेंट सभी जीरो हो गए, तो उसका आंसर तो वैसे ही जीरो होना है। तो जीरो जीरो तो कितना ही ऐड करके कितने लिख सकते हो आप, उसका तो कोई नहीं है। वैसे प्रॉपर मैक्सिमम अगर हर एक एलिमेंट 2 नंबर के एडिशन में है, तब उस केस में हमारे 8 बनेंगे। ठीक, कि अब इसमें एक में KNTMLW, इसमें भी KNTMLW, और फिर जो सभी का अलग अलग आंसर आएगा उनको ऐड कर दे तो वो इसी के इक्वल होगा जो इसका डायरेक्ट निकाला जाए। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा आपके आज एक एग्जांपल करेंगे, शायद आज का लास्ट एग्जांपल होगा या जो भी एक्सरसाइज का, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कहाँ है, नहीं उससे वो इजी होगा, आप देखना। वैसे वो उसमें प्रूव करना है कुछ, मैं बता देता हूं कौन सा एग्जांपल है। एग्जांपल 15 है, एग्जांपल 15 सेकंड लास्ट एग्जांपल है, उससे इजी पड़ेगा बल्कि। चलिए लास्ट पहले तो इस पे एक क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी पे 10th क्वेश्चन है। देख अब 10th क्वेश्चन खुद बता, इससे इजी पड़ा या टफ पड़ा, सोच। एग्जाम्पल 10th, सॉरी एग्जाम्पल 10th क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल 10th है। हाँ तो फिर इजी किससे हुआ? एग्जाम्पल 10 देखिए, शो दैट आपके पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, देखिए इस डिटर्मिनेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में यही डिटर्मिनेंट था मेरा ए बी सी, अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, 5th प्रॉपर्टी, कि किसी भी रो या कॉलम को दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फर्स्ट और ये सेकंड। ए बी सी सेम रहेंगे, एक्स वाई जेड सेम रहेंगे, ए बी सी फर्स्ट रो सेम है, एक्स वाई जेड सेकंड रो भी आपकी सेम है। थर्ड के अंदर फर्स्ट में तो पहले आ जाएंगे ए बी सी, सेकंड में 2x 2y 2z, ये 2x 2y 2z हो जाएगा। अब ये तो 0, एक सेकंड हम इसे 0 बाद में कर देंगे, एक बार तो लिख देते हैं, फिर दोनों के लिए सेम लाइन हो जाएगी ए बी सी एक्स वाई जेड, और इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया 2, कहां से कॉमन लिया है तो लिखना पड़ेगा ना, टेक 2 कॉमन फ्रॉम रो 2, R2 से हमने कॉमन ले लिया। अब वो लाइन लिख दीजिए क्या, कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर 0, नहीं are identical, then value of determinant is 0. 0 plus 2 into 0, 0 which is equals to right hand side, जो कि right hand side के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 बची है आपकी, वो देखिए क्या कह रही है।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर टू रो या एडिड कॉलम, then value of determinant remain the same, the value of determinant remain the same if we apply operation. जैसे मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करते थे ना, मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करते थे R1 पे R1 प्लस 5R2, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करना, या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड करने पर, जो कि मैट्रिक्स में लगते थे दोनों साइड, मैट्रिक्स में वो चीज दोनों साइड अप्लाई होती थी जब हमने इनवर्स निकाले थे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। यहां पर अगर ऐसा ऑपरेशन मैं डिटरमिनेंट पे लगा देता हूं ना, तो डिटरमिनेंट के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो समझाता हूं। पहले सिक्स्थ प्रॉपर्टी को यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि अगर आपने आर आई पे ऑपरेशन लगा दिया, आर आई पे ऑपरेशन लगा रहे हो, क्या आर आई प्लस के आर जे, आई रो में आप के से मल्टीप्लाई करा के जे को ऐड कर रहे हो, या फिर सी आई कोई भी कॉलम पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो, सी आई प्लस के सी जे, तो डिटर्मिनेंट आपका सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट के आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर क्या प्रॉपर्टी पूरी रो को कैसे करवाए, इसमें किसी और रो को करवा के और किसी और में ऐड कर देना। में तो और भी मेथड थे तो क्या ये वाला मेथड भी तो था, किसी रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करवा सकते। हाँ तो करवा सकते हैं, दोनों साइड करवा रहे थे उसमें, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें करवाएंगे तो डिटरमिनेंट में चेंज तो पड़ रहा है। हाँ तो यहाँ पढ़ रहा है ना डिटरमिनेंट, इसमें पढ़ रहा है लेकिन इस केस में नहीं आएगा, इसी फंक्शन के ऊपर। हाँ सिक्स्थ प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, यहाँ तो चेंज आएगा उतने के मल्टीपल में हो जाएगा, यहाँ चेंज नहीं आएगा इसमें। ये रीजन बताऊंगा क्यों। अभी जो आपने ये स्प्लिट वाला मेथड किया है ना, इसी से इसका प्रूफ होगा, देखना कैसे कि भाई डिटरमिनेंट के अंदर, यहाँ देखो मान लीजिए मैं जनरल प्रूफ दे रहा हूँ अभी, आपका ए कोई डिटरमिनेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये एलिमेंट है आपके, ठीक। आपने क्या किया, एक ऑपरेशन लगा दिया R1 पे कि R1 प्लस 5R2। अब आप कह रहे हो कि डिटरमिनेंट पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो पढ़ रहा है, इधर पढ़ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन चेंज आ रहा है, या अगर कॉमन ले रहे तो उतने टाइम्स हो जाता है, ठीक है। यहां इसलिए नहीं पड़ेगा, पहले तो ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन लगा के इसकी शक्ल क्या बनेगी, a प्लस 5p b प्लस 5q और c प्लस 5r, ठीक, क्लियर है। नीचे क्या आ गया, p q r x y और z। अब पिछली प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी से क्या इसको स्प्लिट करके अब ये आ गया, इसने क्या ये दोनों सेम रहेंगे, तो बिल्कुल है, क्योंकि a को आप क्या लिख सकते हो, a को क्या लिख सकते हो, a b c p q r, r1 को स्प्लिट कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p 5q 5r p q r x y z। इसको आप दोबारा स्प्लिट करके लिख सकते हो। नाउ टेक कॉमन 5 फ्रॉम, हाँ तो वही तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ा तभी तो, यानी अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं, टेक कॉमन 5 फ्रॉम R1, हो गया ये, और इसकी ये दोनों रोज क्या हो चुकी है सेम, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0, a b c p q r x y z प्लस 0 इंटू 5। तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट में आपने रो पे कोई भी ऑपरेशन लगा दिया इस टाइप का कि R1 प्लस 5R2, या यही चीज आप कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट के आंसर पे। यही काम रो पे कर दे, जो भी कर रहा है उसको स्प्लिट करके अलग कर दे, वो पिछले वाले की तो सेम आ जाएगी। मल्टीपल जरूर करना है, कई बार
एक बार किसने किया था, मेरे पास डाउट के लिए आया था, एक बच्चे ने यू कर दिया, ये ऑपरेशन लगा दिया। ये तो ऑपरेशन ही नहीं है, ये तो ऑपरेशन ही नहीं है ना। कि अकेला कांस्टेंट थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं, किसी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना है, डायरेक्ट वो मत कर देना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब चलिए 6th प्रॉपर्टी पे अगर कोई एग्जांपल है तो अब आगे सारे एग्जांपल ही है। अब 15-16 तक एग्जांपल हमारे। आइएगा, प्रॉपर्टी मेरी यहां खत्म होती है और अब एग्जांपल स्टार्ट है। पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के समूह को सोचना आ गया ना तो बहुत इजीली निकल जाएंगे, वरना यही एक्सरसाइज आपकी सबसे टफ एक्सरसाइज हो जाएगी और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। डन है। इस एक्सरसाइज से, चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के फुल चांस है, 4 या 3 मार्क्स का, सिर्फ एक एक्सरसाइज से। लेकिन इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा बोल दूंगा असाइनमेंट में। अभी कौन सा करना है हमें? 11। चलिएगा, अब इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम 11th करते हैं। इजी से इजी मेथड, प्रूव दैट, एकदम स्टार्ट मत करना, पहले डायरेक्शन सुनना कि हमें क्या डायरेक्शन देखनी होती है चलने से पहले। ये देखिएगा, अब है क्या, आधे बच्चे ये सोचेंगे जिनको डिटरमिनेंट का आता और प्रॉपर्टी नहीं पता, वो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे। मैं नहीं कहता कि एक्सपेंड करने से आंसर नहीं आएगा, कर दो। अगर आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड करते हो इसको तो आपका आंसर आएगा, कोई नहीं रोक सकता। वो तो रूल है कि एक्सपेंड करके a क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। अगर a क्यूब आंसर है तो आएगा ही आएगा, मेथड हो जाएगा लंबा और मिस्टेक होने के चांसेस उससे भी ज्यादा। और क्वेश्चन वाला बाय चांस क्वेश्चन वाले ने एक चीज मेंशन कर दी, प्रूव दैट यूजिंग प्रॉपर्टी, फिर वो मेथड नहीं अडॉप्ट होगा, फिर मार्क्स कटेंगे वहां पे अगर उसने यूजिंग प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया तो। ठीक, चलिए मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई। सबसे पहले ए चाहिए ना मेरे को, कॉमन आ रहा है कहीं से। सबसे पहला काम आपने जब भी कभी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करो, पहला काम जितना जो प्रूव करना है उसमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन आ सके लीजिए जितना कॉमन आ सकता है। ए तो आ रहा है, ए क्यों प्रूव करना है, ए तो ले ले। तो देखिए, टेक कॉमन ए फ्रॉम C1, C1 से ए कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1 2 3, a प्लस बी 6a प्लस 3b, BC ये देखिए फर्स्ट तो होगी, a कॉमन आ गया। अब देखो इसके बाद कुछ कॉमन आ सकता है, ऊपर देखो एक बार सभी बच्चे, ये देखिए क्या आ सकता है इसमें, कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना। इसके अलावा तो इसके अलावा कोई सेटिंग भी नहीं कर सकते। अब होता है प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमने सीखी है, जितने ज्यादा जीरो बना सकते हो उतने ज्यादा किसी रो या कॉलम में जीरो बनाने की कोशिश करो। हिमानी बताओ जीरो कैसे बनेगा, ये कुछ आइडिया है, इसको जीरो बना सकते हो? हाँ, फर्स्ट रो की हेल्प से, रो को सभी एलिमेंट को नहीं, इस 2 को जीरो बना सकते हो आप कैसे?
किसको? रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना, हमेशा जब, एक सेकेंड ये ध्यान रखना, एक छोटी सी पॉइंट है इसने जो बोला है कि इसने क्या बोला है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो रो 2 को, तो ये 0 0 0 सारा ही 0 हो गया। जब भी मेरी प्रॉपर्टी मेंशन थी ना जिसमें मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, कहां गया रो के, ये नॉन जीरो रियल नंबर है। मैट्रिक्स में भी ये होता है, वो नॉन जीरो रियल नंबर होता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अरे किया तो था, सोचो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फर्स्ट कॉलम में आपके कितने 0 आ गए, और फिर एक्सपेंड कर देंगे, 2 तो 0 बन ही गए। सोचिए इस बात को, समझ आ रही है बात? तो इसके अंदर अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 के लिए जाऊंगा मैंने क्या क्या देखो, R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 2 पे, रो 2 माइनस 2R1, एंड R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 माइनस 3R1, ठीक है, ये अप्लाई किया, दिस इज A। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी। चेंज आएगा सेकेंड रो में, 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस, 3A में से 2A जाएगा तो A, और ये A ही बचेगा, B 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2A, 2 से मल्टीप्लाई करके B, और C गायब हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके 0, 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें माइनस, 6A माइनस 3A, 3A, 3B से 3B तो कैंसिल हो जाएगा, 10A में से 3A, 7A, 6A में से 3B, और 0 तो 0 हो गया। अब देखो, अब एक्सपेंड करना कितना इजी होगा, फ्रॉम किससे कार्तिक? कॉलम 1 से। एक्सपेंड बाय C1, कॉलम 1 से एक्सपेंड कीजिएगा। देखिए कैसे, A कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, उसमें क्या होगा, 1 पोजीशन साइन प्लस ही है, तो देखिएगा ये गया और ये, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस 6A स्क्वायर माइनस 3AB। अच्छा सेकंड करोगे तो माइनस का साइन 0 इंटू समथिंग, थर्ड में 0 इंटू समथिंग, भाई बाकियों में तो 0 इंटू 0 इंटू आएगा, इसमें 0 ये छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई करके लिख देना आप, आपका काम लिखना, मैं तो खाली छोड़ूंगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करो 0 होना है, 0 इंटू कुछ भी करो 0 होना है। क्लियर है? आना ही है, A क्यूब तो आएगा ही आएगा, ये से ये कैंसिल, और ये हो गया A क्यूब 0 प्लस 0, और ये A स्क्वायर इंटू दिस इज A क्यूब विच इज राइट हैंड साइड। तो देखिए, एक तो आप डायरेक्ट करते, सोचो एक तो डायरेक्ट में कितनी वाट लगती, और एक सिंपल से ऑपरेशन। तो सबसे पहला जब प्रूव करना हो तो सबसे पहली हेल्प हमारी कौन करेगा, जो टू प्रूव में लिखा है, पहले तो उसको देखना है कि मेरे को प्रूव करना क्या है, फिर उससे रिलेटेड जितना कॉमन आ सके उसे उठाने की कोशिश करो, या कुछ बनाओ जिससे कॉमन आ जाए। ठीक, कॉमन लेने के बाद जब लास्ट फाइनल हो जाए, भाई अब कॉमन नहीं आएगा, उसके बाद क्या बनाने स्टार्ट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 जितने आप बना सकते हो, और जब बिल्कुल कम वीकनेस आ जाए डिटरमिनेंट के अंदर, तब एक्सपेंड कर दो, तो वो फटाक से आंसर दे देगा आपको। ठीक है, मतलब क्या है यार, तोड़ना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको डायरेक्ट तो तोड़ा नहीं जा सकता, डायरेक्ट तोड़ोगे तो वही आपको डायनामाइट या कुछ लगाना पड़ेगा, बम कर ब्लास्ट करना पड़ेगा। पहले उसको क्या, धीरे 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 वीक बना दो। ठीक है, वीक बनाने के बाद फिर लास्ट में एकदम कुछ भी आप अप्लाई करोगे, फटाक से आंसर आएगा। वही काम इसके साथ है। एग्जाम्पल नंबर 12 पे चलते हैं और देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 प्रूव करना है। क्या कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो
या नंबर ऑफ जीरो या कॉमन, सोचिए। लग रहा है कुछ? स्प्लिट कर सकते हो इसमें। इसने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग। लो भाई, एक्सपेंड तो मुझे वैसे ही नहीं करना, मना ही कर दिया। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है। देखो अगर स्प्लिट करोगे तो नहीं आ रहा, लेकिन स्प्लिट की बजाय कुछ सेम बन सकता है। सोचो, एक्स वाई, हाँ किसकी कमी है? जेड की। वाई जेड किसकी कमी है? एक्स की। जेड एक्स किसकी कमी है? वाई की। तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाइएगा। ठीक, हमने क्या किया? R1 पे अप्लाई किया R1 प्लस R2। R2 पे क्या करेगा? R2 पे क्या करेगा? चल बता, वैसे R2 पे क्या कर सकता था? R2 पे R2 प्लस R1 नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रिमार्क हमने शायद नहीं पढ़ा, ये एक पॉइंट रह गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कंफ्यूजन आ सकती है। चलिए एग्जाम्पल 11 के ऊपर एक रिमार्क है, वो पढ़िए। ये बहुत जरूरी था, ये पता नहीं कैसे रह गए यार। कहीं भी आपको एनसीईआरटी में रिमार्क या नोट दिखे ना, गलती से भी मिस मत होने देना। अगर मेरे से हो जाए तो मेरे को याद दिलवा देना। ये देखिए रिमार्क सेकंड में, इफ वन मोर देन वन ऑपरेशन लाइक R1 RI gives RI plus KR is done on one step। आप एक स्टेप में एक से ज्यादा ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, देन केयर शुड बी टेकन टू सी दैट अ रो दैट इज इफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन अनदर ऑपरेशन। जो एक ऑपरेशन में इफेक्ट हो चुकी है, जिसमें चेंज आ चुका है, यानी ये ऑपरेशन आपने लगा दिया, अब R1 की शक्ल चेंज हो चुकी है। अब सेकंड ऑपरेशन में आप अगर इकट्ठा लगाते हो तो इस R1 को यूज नहीं कर सकते, फिर अगर करना है तो नए वाली R1 को यूज करना होगा। समझ आई बात? ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट था और बच्चे करेंगे, यानी हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जो पहले ऑपरेशन में इफेक्ट हो चुका है सेकंड ऑपरेशन पे उसे नहीं उठाना है। तो इधर देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब क्या कीजिए, टेक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, R1 से कॉमन लिया, जैसे ही आपने x प्लस वाई प्लस जेड, क्या आ जाएगा? 1 1 1 जेड एक्स वाई, विदाउट एक्सपेंडिंग करना था और कर दिया। नाउ दिस इंप्लाइज वी नो दैट इफ टू rows of determinant are identical, then value of determinant is 0। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0, आंसर कितना आ गया? 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? हो जाएगा? ठीक है, आप बुक बंद कर दो, आप बुक बंद करो ताकि आप पहले स्टेप देख लोगे। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा एक एक से। हाँ, स्टेप नहीं देखने की क्या ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ स्टेटमेंट देखिएगा। ये हो जाएगा एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 पे कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। एग्जाम्पल 13,
इवेल्युएट 1A BC 1B CA 1C AB। यस, इजी से इजी ऑपरेशन इस पे क्या लग सकता है जिससे आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो? सोचिए, 2 0 बनाना। देखो पहले कुछ कॉमन आ रहा है कहीं से ना, तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है जो तीनों में कॉमन हो। इसको ऐड करने पे भी कुछ सेम नहीं बनेगा अगर हम कहीं ऐड उड भी कर दें। हाँ, 2 0 बना ले और एक्सपेंड कर दें तो काम चल सकता है। 2 0 बनाने इजी है। क्या क्या करेंगे? अप्लाई C2 क्यों R होगा यार, रो माइनस होगी। R1 सॉरी R2 पे लगाओ, R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। तो देखिए जो पहले ऑपरेशन में इफेक्ट हुई है वो मैंने सेकंड में यूज नहीं की। R2 पे इफेक्ट आया ना पहले ऑपरेशन पे, तो सेकंड में R2 का जिक्र नहीं होना चाहिए। होगा क्या इससे? ये तो 1A BC सेम रहेगा, 0 B माइनस A CA माइनस BC, 0 C माइनस A AB माइनस BC। नाउ एक्सपेंड बाय C1। ठीक, तो 1 पोजीशन साइन इसका पॉजिटिव है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी इसके अंदर सही होगी। देखिएगा क्या होगा, 1 ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस BA AB माइनस BC माइनस का CA इंटू CA माइनस BC, और बाकी प्लस 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग। वो तो 0 0 के आगे कुछ भी लिख देना, आपकी मर्जी है। तो यहां से जो डेल्टा है वो क्या आ जाएगा? B से करोगे AB स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर C माइनस A स्क्वेयर B प्लस ABC माइनस C स्क्वेयर A माइनस प्लस C स्क्वेयर B और प्लस CA स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस ABC। देखो ABC से ABC कैंसिल और C स्क्वेयर, और तो कुछ नहीं हो रहा। आंसर यहीं छोड़ रखा है क्या? आंसर में थोड़ी सी सेटिंग कर रखी है, कॉमन वगैरह ले रखे हैं भाई। ठीक है, कॉमन वगैरह क्या? B स्क्वायर, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्या? शुरू से नहीं कर सकते थे। क्या चीज? एक्सपेंड किया जब, हाँ हाँ हाँ, पहले तो B कॉमन आ रहा है उसमें C कॉमन था। अरे ये थोड़ा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सही बात है। एक तो ये हो गया आंसर। यहाँ अगर इसको फैक्टर बनाना है ना, अब यहाँ से फैक्टर बनने में तो दिक्कत आएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया आंसर बच्चों, यहाँ छोड़ सकते हो आप, इसने कोई प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये। अब इसके बराबर में देखिए, यहीं से मैं कोई 1-2 स्टेप और कर रहा हूं, देखना। यहां से भी फैक्टर बना सकते हो, लेकिन अगर फैक्टर ही बनाने हैं तो यहां तक आने की जरूरत नहीं है, वो यहां से आ सकता है। कैसे? डेल्टा को ये लिख सकते हो आप 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A, यहाँ BC, और यहाँ पर आप C कॉमन ले लीजिए A माइनस B, आप B कॉमन ले लीजिए A माइनस C। अब देखिए, टेक A माइनस B कॉमन फ्रॉम R2 और टेक C माइनस A कॉमन फ्रॉम R3। अगर फैक्टर कॉमन लेके करना है तो यहाँ से A माइनस B और C माइनस A कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 1A BC 0 0, तो यहाँ तो -1,
यहाँ 1, यहाँ C, यहाँ -B। ये फैक्टर बनाने में 1 यहाँ से भी जाएंगे कोई ना कोई सेटिंग करके, लेकिन यहाँ से ये कितना इजी हो जाएगा कि A - B, C - A, और 1 से एक्सपेंड करोगे तो B - C, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इसको एक्सपेंड करोगे तो बाकी तो 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इतना आ तो रहा है ना, ये विजिबल तो होगा इसमें, कॉर्नर ना कट रहा है। क्या हो गया, कोई दिक्कत बता दो, कोई कंफ्यूजन लग रही है? ठीक है, नेक्स्ट 14 आइएगा। 14 में सोचते हैं आप कितना कर पाते हैं। एग्जाम्पल 14, prove that B plus C, A, B, C plus A, B, C, A plus B, 4ABC। करो प्रूफ। पहले ऑपरेशन बताओ क्या लग सकता है। राहुल बता थोड़ा सा, क्या कर सकता है इसके अंदर ऑपरेशन, है कोई आइडिया? भाई कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ऐड करके भी कॉमन वाले प्रोग्राम नहीं बन रहे। R1 - R2 B हट सकता है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है। हाँ C हट जाएगा उसमें, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा जीरो बनने के भी चांस नहीं है, जीरो भी एक ही बन रहा है। कहाँ C1 माइनस, एक सेकेंड, C1 - C2 करेगा, एक जीरो आ गया। R1, अच्छा R2 - R1, तो उससे तो जीरो बनाना क्या चाहता है उससे जीरो क्या बनेगा? जीरो तो नहीं बना, कुछ नहीं बना बात। तो आइए इसको, जितने जीरो बनते उतने जीरो बन के बाद में एक्सपेंड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और मैं R1 पे, देखिए R1 पे क्या कर रहा हूं, -R2 - R3, एक जीरो बनाना वो इकट्ठा ही। ये देखिएगा R1 पे माइनस कर दिया R2 और R3, तो BB - CB - 0। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे। R2 पे कोई चेंज नहीं आया और R3 पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक, अब इसमें A में क्या माइनस होगा देखना, A -C -A और -C, माइनस का 2C हो जाएगा। जब A के अंदर ये दोनों माइनस करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। A में माइनस होगा B और -A - B, माइनस का 2B। इज इट क्लियर? अब थोड़े थोड़े और नटखट से ऑपरेशन लगाते हैं। टेक -2 कॉमन फ्रॉम R1, -2 कॉमन लीजिए, 0 -C -B। अब और इसको थोड़ा वीक बनाते हैं। कहाँ? यहां माइनस ही नहीं आएगा। अरे 2 कॉमन लो, सिर्फ 2 कॉमन लो, क्योंकि मेरे को माइनस चाहिए अंदर। रीजन, क्योंकि मैं इनको इनमें ऐड करवाऊंगा, ये 0 हो जाएगा। देखो मैं अभी इसको और वीक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 + R1, क्योंकि जैसे ही माइनस दिखा मेरे को, मुझे था इनको ऐड करने पर कहीं ना कहीं 0 मिलेंगे। इस पे कोई चेंज नहीं है,
चेंज आएगा नीचे वाली में, ये तो सी एज इट इज, 0 माइनस भी जाएगा तो ए। अब इसको और कर सकते हो, R2 में भी ऐड कर दो, देखो ये B गायब हो जाएगा और C भी गायब हो जाएगा। इसको एक और ऑपरेशन लगा दो R2 पे कि R2 प्लस R1 लगाना, जब R2 प्लस R1 करोगे 2 तो बाहर है ही, 0 माइनस C माइनस B, B C कैंसिल होगा, क्या बचेगा A और 0, C0 A। अब देखो, अब बना है ये, टेढ़े मेढ़े करके 3 0 तो आएंगे मेरे कहीं ना कहीं से। अब मेरे को एक्सपेंड करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपेंड कर दूं फटाफट। कुछ और लग रहा है आपको? सोचो कहीं और 0 वगैरह कुछ कर सकते हो, कह दो हम तो यही नहीं कर रहे थे इसके बाद से हम एक्सपेंड कर देते, यहां कर दो अब एक्सपेंड, अब इजी रहेगा। एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1 2, तो 0 इंटू में कुछ भी करोगे कर देना, 0 ही रहना है। इस पोजीशन साइन माइनस होता है और माइनस माइनस का सी प्लस, ये गया और ये गया, ए बी माइनस 0। नेक्स्ट माइनस बी ए, ये गया और ये गया, 0 माइनस ए सी, तो 2 ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए बी सी, 2 इंटू में 2 ए बी सी विच इज इक्वल्स टू 4 ए बी सी विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आ गया? सिंपल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट 15th और 16th, पहले तो दोनों पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, 15 पे भी और 16 पे भी। 16 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी देखना नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट लगा के बुक बंद कर दीजिए। ये हो गया, रब कर दूं ना? एग्जाम्पल 15, देखो, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ये तीनों अलग अलग है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन है, टू शो तो ये है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। ये है टू शो में। क्या? हाँ, उसमें इसकी कैसे स्प्लिट करेंगे? सोचो सोचो सोचो, कुछ तो करेंगे। आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, प्रूफ 8 वाले की करेंगे तो उसी तरह, लेकिन 8 करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये 0 के इक्वल दे रखा है मुझे, एक्स स्क्वेयर 1 प्लस, अच्छा इसको पहले चलो एक बार स्टेट, जेड स्क्वेयर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट करके तो लिख ही सकता हूं मैं, एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अरे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कब से हो गया भाई? ना 1/c1 नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। के कोई कांस्टेंट है? रो की रो थोड़ी ना वो। ना देखो सिंपल सा, यहां से कॉमन आ रहा है, सही बोल रहा है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1। यहां से देखो रो 1 से क्या कॉमन आ रहा है, रो 2 से क्या कॉमन आ रहा है, रो 3 से। यहां क्या हो गया 1 1 1 x2 y2 z2 x3 y3। ठीक है, नहीं अरे यहां x y z हो गया यार, x x भी तो कॉमन आया है। यहां क्या बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं चेंज करूंगा किसको, C1 इंटरचेंज C2, या इसमें कर दे इधर वाले में 1 1 1 इसके अकॉर्डिंग ले आते हैं। इसके अंदर चेंज करते हैं हम, ये 2 वाला सबसे लास्ट में करना है ना, तो इसको देखिए C3 इंटरचेंज विद C2, तो माइनस का फर्क आएगा, माइनस लगा दूं ना आगे, नेगेटिव का साइन भाई दो, हाँ उसके जैसा बना रहा हूं। ठीक है, तो माइनस क्यों लगाया आगे पता ही है। ठीक, माइनस एक को इंटरचेंज करने से ये हो जाए एक्स वाई जेड, सीधे 2 मत लगाओ, माइनस का ये -1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक? अब एक ऑपरेशन और लगाएंगे इसके अंदर, किस किस को चेंज करेंगे, पहले वाले में C1 इंटरचेंज C2, ताकि सेम बना रहा हूं मैं, ठीक, ताकि वो फैक्टर कॉमन आ जाए। तो ये माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और फाइनली क्या बन गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और प्लस एक्स वाई जेड अंदर है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये दोनों डिटर्मिनेंट ही है, कॉमन ले ले। डिटर्मिनेंट तो एक तरह से एक नंबर ही होता है, और नंबर तो कॉमन आ सकता है। तो यहां से मैंने क्या किया 1 1 1 एक्स एक्स स्क्वेयर वाई वाई स्क्वेयर जेड जेड स्क्वेयर, ये हाँ अभी बताता हूँ, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। कहाँ से बताना दोबारा, ये चीज़ समझ आ गई थी -1 कैसे आया, कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, -1 का फर्क पड़ जाएगा, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है मेरी, ये एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद मुझे सेम बनाना था, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में लेके आना है, ताकि मैं इनको कॉमन ले सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए C2 C1 और C2 को फिर से इंटरचेंज कर दिया, C2 को C1 की जगह ले आए और C1 को C2 की जगह। इंटरचेंज करने से एक और माइनस का फर्क आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया, जो कि हो गया, तो ये दोनों सेम बन गए, ये दोनों बाहर कॉमन आ गए, अंदर क्या 1 प्लस एक्स प्लस जेड। अभी देखो यहां देखो, अब बोलो क्या करें, क्या वो 0 क्यों नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है कोई भी, तो आइडेंटिकल नहीं है तो फिर 0 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सोचो, अभी तो इसको सोल्व करना पड़ेगा और एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड करने से पहले, हाँ एक्सपेंड करने से पहले जितने 0 बन सकते हैं उतने 0 बनाइए। एक्सपेंड करने से पहले हम करते हैं
कि R2 पे लगाते हैं पहले, क्या R2 माइनस R1 और R3 पे लगाएंगे R3 माइनस R1। तो पहले ही लेने पड़ेंगे, सब केस शुरू कर सकते हैं क्या? दो केस पहले भी तो शुरू कर सकते हैं कि या तो ये जीरो या ये वो जीरो। हाँ, वो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा आगे जाके ले लेंगे। 1x एक्स स्क्वेयर 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 0 R3 में से z माइनस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर है यहां तक? अब हाँ, अब ये फैक्टर बनेंगे 1 0 0 x y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर a प्लस बी a माइनस बी, यानी y प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस वाई, और इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई? y माइनस जेड कहां से कॉमन लोगे? टेक y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 और z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R3। तो यहां से बच्चों जो कॉमन है आपका y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर है 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वेयर y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए, क्लियर है? अब मुझे ऊपर से वो रब करना पड़ेगा, पहले ये नोट कर लो, इतना ऊपर वाला तो कर ही लिया होगा नोट, ऊपर से वो यहां तक आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं भाई। ये चीजें तो समझ आएगी होंगी, स्प्लिट किया और ये यहां तक एक दो स्टेप रब करने पड़ेंगे। मेरे को 1 प्लस, यहां पे स्टेटमेंट भी रब कर रहा हूं, ये 0 के इक्वल दे रखा है, और मुझे ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल दिखाना है। ये चीज रब नहीं करना क्योंकि अभी इसका यूज है, जो सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, पढ़ना क्या है? हाँ, इनका अभी यूज होगा। देखिएगा अब क्या है, यहां से y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, ये इंटू में इंटू में 1 एक्स एक्स स्क्वेयर 0 1 वाई प्लस एक्स 0 1 जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। लो भाई, ये तीनों फैक्टर मैंने इकट्ठे लिख दिए, दो जो कॉमन आए थे और एक ये। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड होगा भाई? ये तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस जेड, और इसको एक्सपेंड R1 से 1 इंटू में दिस माइनस दिस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स 0 इंटू समथिंग, बाकी 0 इंटू समथिंग, बाकी दोनों तो 0 इंटू, बट अंदर वो समथिंग लिखना है आपने, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? लिखना है y माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, एक्स से एक्स कैंसिल जेड माइनस 1। अब देखिए, ये चारों फैक्टर 0 के इक्वल है, गिवन दैट x y z आर डिफरेंट,
एक्स वाई जेड कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग है। सो दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता भाई। जब ये दोनों तीनों आपस में y z के इक्वल ही नहीं है तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो कैसे आएगा, z x के इक्वल ही नहीं है तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो कैसे आएगा, और z और y भी इक्वल नहीं है तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो कैसे आएगा। तो इनके सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं होगा क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंट है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज हमारा रह क्या आ गया 1 प्लस, तो इसका मतलब कौन जीरो के इक्वल होगा, एक यही फैक्टर बचा है, एक का तो जीरो होना जरूरी है। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं होगी। कहाँ लिखा हुआ ये, मल्टीप्लिकेशन में हाँ तो मल्टीप्लिकेशन जब तीनों ही अलग अलग जीरो नहीं है तो ये तीन फैक्टर तो जीरो हुए ही नहीं, तो ये बचा ये यही फैक्टर हो जाएगा जीरो, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चले एग्जाम्पल नंबर 16, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल 16 के अगर आपने स्टेप बता दिए ना तो ये समझ लेना आपको ये एक्सरसाइज आ गई, या ये समझ लेना कि बोर्ड में आपके 4 मार्क्स पक्के। क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन आप मत देखो। Example 16. Show that, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कम से कम भी 4-5 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। शो दैट वन प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 plus c is equals to a b c 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equals to a b c plus b c plus c a plus a b। ठीक है बच्चों, आइए आपको सोचना कैसे है, मैंने आपको बताया था आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ये आपको टू प्रूफ बताएगा। टू प्रूफ बताएगा हमें किन स्टेप्स पे जाना है। टू प्रूफ में आपके पास क्या है, 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, और साथ में क्या है ए बी सी। ठीक, तो देखिएगा सॉल्यूशन प्रूफ। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड उठा के डिटरमिनेंट लिखा, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बाहर ए बी सी चाहिए ना, ये स्टेप ध्यान से देखना बच्चों। मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई और इस डिटरमिनेंट को ए बी सी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा? वन ही हो जाएगा, ये कोई नंबर है, एक तरह से नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या फर्क पड़ता है। अब एक बार ऊपर देखिए, स्टॉप राइटिंग, इधर देख लो, ए बी सी, ये स्टेप ध्यान से ऑब्जर्व करना, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो 1 बाय ए है ना, 1 बाय ए यहाँ पे, उसको मैंने रो 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 बाय ए को 1 बाय ए के साथ ए कैंसिल हो गया, 1 बाय ए और 1 बाय ए। वेट करना, जो रो 2 है ना, मैंने इसको 1 बाय बी से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 बाय बी से, तो 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी। रो 3 है 1 बाय सी, जो नीचे 1 बाय सी था, वो 1 बाय सी रो 3 में, क्योंकि एक बारी में एक कॉलम या एक रो में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, मैट्रिक्स नहीं है ये जो सभी से होगा, डिटरमिनेंट चल रहा है। तो 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा
रुको रुको, नोट कर लेना बच्चों, लेकिन एक बार यहाँ पे सोचना है। बताओ ईमानी, अब ये सिचुएशन कैसे आ सकती है? यहाँ से साफ आ सकती है, और आप बताओ कैसे आ सकती है? लगाना थोड़ा दिमाग। ये सिचुएशन की तरफ देखो और इनकी तरफ देखो, बहुत आराम से आ रही है। कॉमन क्यों लेंगे? वो तो एडिशन में चाहिए, 1/a 1/b 1/c। एडिशन में चाहिए तो कहीं ना कहीं ऐड करवाने की सोचना एक बार। ये सिचुएशन बन रही है, थोड़ा सा सोचो कि इस ऑपरेशन के बारे में। क्या क्या बनने जा रहा है अगर ऐसा कर दूंगा तो? 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दिया, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ क्या बचा? 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1। अब हाँ, टेक 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन फ्रॉम R1। R1 से कॉमन ले लीजिए। क्या हो गया R1 से कॉमन लेने के बाद? A B C और ब्रैकेट में 1 + 1/a 1/b 1/c और डिटर्मिनेंट में अंदर क्या रह गया? 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 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 + 1। सोचिए, जो आंसर चाहिए था वो तो मेरा आ चुका है। 1 करना अंदर वाला, ये एक्सपेंड करके करेंगे 1, लेकिन यू एक्सपेंड करने से हमें तकलीफ है, क्योंकि हम चाहते हैं जितने ज्यादा जीरो बन सके उतने ज्यादा जीरो बनाएं, और जीरो बनाने के लिए C2 में से C1 उड़ा दो, C3 में से भी C1 उड़ा दो, तो जीरो बनेंगे। एक्सपेंड करो, ये 1 आएगा। देखिएगा जरा ऑपरेशन क्या क्या लगा रहे हैं हम। C2 पे C2 - C1 और C3 पे C3 - C1 लगाइए जरा। इससे उधर दिखाई तो नहीं दे रहा वैसे, यहां देख लीजिए। यहां क्या है? A B C, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ जो ये ऑपरेशन लगाने के बाद C1 तो सेम 1 1 + b 1/b 1/c, ये 0 0 हो जाएंगे। इसमें ये माइनस करोगे 1 0 और नेक्स्ट में करोगे 0 1, यही बचा। ठीक है, अब एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड कर दो। A B C 1 + 1/a 1/b 1/c, और इससे एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? किससे एक्सपेंड करें? R1 से। R1 से करोगे तो फर्स्ट की पोजीशन प्लस है 0, 1 इंटू में 1 - 0, बाकी 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग वो आप कर लेना, क्योंकि मैंने एक्सपेंड किया है R1 से, तो ये अंदर 1 ही हो गया। यहां से क्या आ गया? A B C 1/b + 1/c। क्लियर है यहां तक? इधर देखो, ये प्रूव हो गया, ये इधर वाला पार्ट प्रूव हुआ है। आगे वाला सिंपल मल्टीप्लाई से देखो, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब ये वाला करना है, ये तो जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ABC से ABC, 1/a से A को कट कर देगा BC, B से करोगे AC, C से करोगे C कट कर देगा AB। हैंस प्रूव।
विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आज हमने 4.2 एक्सरसाइज की मैक्स सारे प्रॉपर्टी पढ़ ली, सभी एग्जाम्पल कर लिए। अब एक्सरसाइज की बारी है जो हम कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, और 16 क्वेश्चन है। कल में ये एक्सरसाइज हमारा टारगेट रहेगी पूरा करना, 16 के 16 क्वेश्चन। क्लियर है? तो कल 4.2 करेंगे। ओके। और बच्चों 4th चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो 4th चैप्टर तो आपका अपलोड होगा, और 5th चैप्टर से पहले बच्चों रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 5th चैप्टर सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा लिंक सेंड करके, या जैसे भी होगा, बाकी फ्रीली अपलोड नहीं होंगे 4th चैप्टर के बाद। ठीक है, बाय।